चेंज हो सकती है? अगर पूरा का मान लो जो एडजस्टमेंट हो रहा है, जो चेंज वैल्यू जो चेंज आ रहा है वो परमानेंट नेचर का है। ओके, ठीक है। मतलब हमारे एएस में इसके ऊपर बोला है कि अगर आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट किस तरह से चेंज हो सकती है, मतलब 3 मेजर एस्पेक्ट्स उसमें बोले हैं। क्या क्या? एक तो बोला है अगर आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई असेट फॉरेन से परचेज किया है और उसके लिए मैंने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, तो उसके लिए मेरी जो फ्लक्चुएशन होगा तो वो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है एंड उसके वजह से मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट चेंज हो सकती है। तो ये मेरी एक एस्पेक्ट है, इसको मैं बोलूंगी चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसके अलावा कोई भी ड्यूटी चेंज हुई, फॉर एग्जांपल मैंने आज कोई असेट इंपोर्ट किया, उसके ऊपर 10% इंपोर्ट ड्यूटी पे की और मान लो उसके 6 मंथ्स बाद या 1 साल बाद मेरे पास नोटिस आता है कि आपको 20% पे करनी थी, आपने 10% ही पे की, तो अब मुझे 10% और उस पे पे करनी है। तो मुझे हिस्टोरिकल कॉस्ट में अब जो बैलेंस 10% है वो मेरी असेट से रिलेटेड है, तो मैं उसको उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट में ऐड करूंगी। सो दिस इज आल्सो अ चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब सबने समझ लिया हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है एंड चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है। अब कोई बताएगा रिवैल्यूएशन या फिर इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, इसको हम चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेंगे या नहीं? क्यों? ये तो पैसेज ऑफ टाइम होता है, अपन चेक करते रहते हैं। तो परमानेंट नेचर पे नहीं है ना, एक कॉमन ही रहेगा, आज प्राइस बढ़ रही है कल कम हो जाएगी। नहीं, चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम देख रहे थे कि जो हमने जो असेट रिकॉग्नाइज की थी उसके जो बैलेंस शीट के अंदर आ रही है उसके अंदर क्या चेंज आया है, जबकि रिवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट ऑफ असेट के अंदर हम देख रहे होते हैं कि करंट, हमेशा इस चीज को हम करंट जो वैल्यू चल रही होती है असेट की उससे कंपेयर करते हैं। इसलिए रिवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट ऑफ असेट कभी हम चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं बोलते, क्योंकि ये हम प्रेजेंट या फिर फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखते हुए इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ में। इसके अलावा चेंज अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर होगा तो उसके 2 इफेक्ट्स होंगे, एक तो अकाउंटिंग इफेक्ट होगा और एक टैक्स इफेक्ट होगा। अगर अकाउंटिंग इफेक्ट होगा तो हमारे अकाउंटिंग के लिए एएस, ठीक है। अब एएस 3 एएस इसलिए डील करते हैं, एक एएस 6 ने कहा है कि अगर कोई भी असेट जिसमें मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट चेंज हो रही है ड्यू टू द 3 रीजंस कौन से? चेंज ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन या फिर चेंज इन ड्यूटी या फिर प्राइस एडजस्टमेंट्स, इन 3 रीजन की वजह से अगर मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट चेंज हो रही है तो मैं उसको अकॉर्डिंगली मेरी डब्ल्यूडी को एडजस्ट करूंगी एंड आई विल चार्ज डेप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली ओवर द रेसिडुअल लाइफ ऑफ द असेट, ठीक है। उसके अलावा एएस 10 के अंदर भी उसमें बोला है कि अगर कोई भी कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट वो चेंज होती है ड्यू टू दीज 3 रीजंस, ये वाले, तो उसके लिए मैं उसको एडजस्ट करूंगी इन द कॉस्ट एंड अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करने का वो अगेन एएस 6 के अंदर जाएगा। उसके अलावा एक और एएस है जो इस बारे में बात करता है, वो बोलेगा एएस 12, उसके अंदर बोला कि अगर कोई भी असेट मैंने एक्वायर किया एंड उसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दी और उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब एएस 12 इसके लिए ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपीज का असेट परचेज किया एंड मुझे 100 रुपीज का इसमें ग्रांट 50 रुपीज की अगर मुझे ग्रांट मिल गई तो मैं इसको बुक्स में असेट को किस अमाउंट से रिकॉग्नाइज करूंगी? 100 का असेट था, 50 का ग्रांट मिल गया, कितने में रिकॉग्नाइज होगा असेट? 50 पे। ग्रांट जो मिलती है अगर वो स्पेसिफिकली फॉर द असेट है तो आप उसको अकॉर्डिंगली उससे रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। अब मेरी असेट चल रही है बुक्स में 50, मैं ड्यूरिंग द ईयर मतलब 1 साल हुआ मैंने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। अब मान लो ग्रांट देने की हमेशा कोई ना कोई कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को मैं फुलफिल नहीं कर पाई तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि वो मेरी ग्रांट वापस ले लेगी। अब गवर्नमेंट ने मेरी उस 50 रुपए की ग्रांट को वापस ले लिया। अब उस ग्रांट को वापस लेने के बाद अब मैं क्या करूंगी, मेरी तो 50 रुपए वापस से कॉस्ट लग गई, तो मतलब मेरी असेट की कॉस्ट तो वापस वहीं की वहीं 100 पे आ गई। तो अब एएस 12 ने कहा था इसके लिए कि आप उस वाले अमाउंट को वापस से आप एड बैक कर सकते हो, उस अमाउंट मतलब जो मेरी डब्ल्यूडी चल रही है और जितना अमाउंट गवर्नमेंट ने मुझसे वापस रिफंड मांग लिया उसको मैं ऐड कर दूंगी एंड अकॉर्डिंगली प्रोस्पेक्टिवली मैं डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज कर दूंगी। इसके अलावा आते हैं हम टैक्सेबिलिटी के ऊपर। टैक्सेबिलिटी के अंदर कहा है मतलब 3 रीजंस थे, 3 रीजंस में से फर्स्ट रीजन था मेरा
अंदर, तो वो मैं रिकॉग्नाइज उसके लिए मैं डील करूंगी, उसके लिए डील करेगा सेक्शन 43A। अब सेक्शन 43A किस तरह से डील करेगा वो हम आने वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। उसके अलावा दो और रीजन है, प्राइस एडजस्टमेंट एंड चेंज इन ड्यूटीज। उसके लिए नॉर्मल सेक्शन 32 ही बोलता है कि आप इसके अंदर प्रोस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। अब इस इलस्ट्रेशन को समझते ही 43A से रिलेटेड है। मैंने एक एसेट परचेज की 30 जून 2013 में, उसकी कॉस्ट थी $1 लाख और उसके लिए मैंने लोन भी लिया 1 लाख। इसी के लिए लोन लिया है, फॉरेन एक्सचेंज लोन है और असेट मैंने फॉरेन से परचेज की है। इस टाइम पे मेरी एक्सचेंज रेट चल रही है ₹40, ठीक है। अब मैंने परचेज की थी 30/6/2013 को और अब मेरा ईयर एंड हुआ और ईयर एंड होने पे मान लो मैंने कोई रिपेमेंट नहीं किया, ठीक है, मैंने कोई रिपेमेंट नहीं किया तो मैं सेक्शन 43A के अकॉर्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगी और मेरी लायबिलिटी एज इट इज रहेगी। और मैंने मान लो जो अमाउंट चल रहा था मेरी बुक्स में कितना अमाउंट चल रहा होगा अभी, हाँ 40 लाख, करेक्ट। तो मैं उसी 40 लाख के ऊपर मान लो 15% रेट थी जो मैंने एसेट परचेज किया था, उस पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरी WDV कितनी चल रही है, 34 लाख। अब मेरा नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर में मैंने क्या किया, लोन रीपे किया $25,000 का ऑन 30/11/2014। उस टाइम मेरी रेट चल रही थी 43। अब सेक्शन 43A इसके लिए ये बोलता है कि मैं कौन सा अमाउंट, अब मेरी क्या होगी, दिस इज इंक्रीज और डिक्रीज इन माय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। वो कैसे, क्योंकि मेरी जिस टाइम मैंने एसेट परचेज किया था उस टाइम मेरी रेट चल रही थी 40 और अब जब मुझे इसको रीपेमेंट करना है मेरी अगेन लायबिलिटी ऊपर या नीचे हुई तो 43 उसकी रेट आ गई, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, मेरी लायबिलिटी कितनी बढ़ गई, ₹3 से, ठीक है। तो 43 माइनस 40 कौन सी रेट थी जो मैंने जब एसेट एक्वायर किया था तब चल रही थी, उसके अकॉर्डिंग इतना अमाउंट का डिफरेंस आया और ये वाला अमाउंट मैं अकॉर्डिंगली मेरी WDV में ऐड कर दूंगी, ठीक है। और WDV में ऐड करने के बाद मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी प्रोस्पेक्टिवली। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर में मैंने अगेन लोन का रीपेमेंट किया 50,000 का 31/12/2015 को। 31/12/2015 को एक्सचेंज रेट चल रही थी, ये हमेशा जो भी हम एक्सचेंज रेट ले रहे हैं या ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट ले रहे हैं, तो अब मेरी एक्सचेंज रेट उस दिन चल रही थी ₹39। अब एज पर सेक्शन 43 अब मैंने जब अक्वायर किया था तब चल रही थी 40, अब मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो मैं इसमें से जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा 50,000 की लायबिलिटी मेरी कम हुई है तो मैं उसको अकॉर्डिंगली WDV में से रिड्यूस करूंगी। WDV मेरी कौन सी आई थी, सबसे पहले मेरा चल रहा था 1 लाख वाला 40 लाख वाला अमाउंट, उसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था हमने। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो फर्स्ट ईयर में मेरा इंक्रीमेंट हुआ था इन एक्चुअल कॉस्ट वो मैंने इसमें ऐड किया था। उसके बाद डेप्रिसिएशन अगेन मैंने चार्ज किया था प्रोस्पेक्टिवली। उसके बाद मेरी वापस लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो मैं वापस उसमें से उस WDV में से वो अमाउंट लेस कर दूंगी। अब उस पे मैं अकॉर्डिंगली 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगी। इसके अलावा ये वाली चीज है, सेक्शन 43A के अंदर एक्चुअल कॉस्ट लिखा है कि आप एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ऐड करोगे, बट एक्चुअल कॉस्ट तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, मैंने लिया था असेट 40 लाख का तो 40 लाख के अंदर मैं ऐड कर दूं, मतलब जो वर्ड है 43A के अंदर तो वो ये लिखा हुआ है, बट ये मैटर कि मुझे एक्चुअल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे ये अमाउंट ऐड या लेस करना है, ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये चीज सेटल की है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था अरविंद मिल्स का, उसने कहा कि जो भी एक्चुअल कॉस्ट जो वर्ड लिखा हुआ है इन सेक्शन 43A वो हम कैसे रीड करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट, तो इसलिए हम एक्चुअल कॉस्ट प्लस माइनस डेप्रिसिएशन जो आज तक हमने उस पर लगा दिया है वो लेस करके बाकी वाले अमाउंट पे डेप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली चार्ज करेंगे। एनी डाउट्स? अगर अपन ने उस लोन पे अगर FRA कर रखा है तो अगर अपन ने फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर रखा है नहीं, अगर फिर भी अगर मान लो अगर FRA से अपन को प्रॉफिट हो रहा है उस पे तो उस प्रॉफिट को भी अपन लेना पड़ेगा।
इस केस में इसको अपन अपने एसेट के लिए तो लिया है, तो उस केस में अपन इसको ऐड बैक करेंगे। तो उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा वापस, जो एफआरए का जो इफेक्ट आ रहा है उसको वापस उस पे एसेट के ऊपर, मतलब जिस डेट से अपन हमने लोन लिया था उस पे जो इफेक्ट आएगा उसको देखना पड़ेगा। तो जैसे अपन एफआरए में तो ये करते हैं, उसको अपन अलग से प्रॉफिट या लॉस होता है उसको अपन पीएनएल में अलग से बुक करते हैं। लेकिन तो मान लो अगर प्रॉफिट हो रहा है वो, तो अपन उसको एसेट में ऐड बैक या लेस बैक करेंगे नहीं करेंगे, उसको अलग ही रहने देंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली मतलब लोन हमने एसेट के लिए लिया था और हमने उसी के लिए एफआरए करवाया, तो वो एसेट से ही रिलेटेड है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको करना बट वो तो एक हेजिंग एक्टिविटी है, वो उसका एसेट से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। बट है तो एसेट, मतलब हमारी लायबिलिटी के लिए ना, हमने वो अग्रीमेंट क्यों किया है कि हम हमारी लायबिलिटी फिक्स कर पाए, मतलब फ्यूचर में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमने वो एग्रीमेंट किया है ना।